नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 4 अक्टूबर 2025 है और ये हमारे डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण का पहला भाग है। ये खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तैयार किया गया है। आज हमारे पास विज्ञान और तकनीक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, संस्कृति, बहुत कुछ है चर्चा के लिए। न्यूरॉन्स में नई खोज, राष्ट्रीय अनुसंधान पहल, सीमा विवाद, वन्यजीव संरक्षण, काफी कुछ कवर करेंगे। हाँ, और जैसा आपने कहा, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है इनके मुख्य पहलुओं को समझना, खासकर परीक्षा के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है न्यूरोसाइंस से। एक नई स्टडी आई है। चूहों और इंसानों के दिमाग में डेंड्राइटिक नैनोट्यूब्स यानी डीएनटीज की पहचान हुई है। ये न्यूरॉन्स से न्यूरॉन कनेक्शन का एक बिल्कुल नया तरीका बताया जा रहा है। पहले थोड़ा न्यूरॉन्स को समझ लेते हैं, है ना। तंत्रिका कोशिकाएं मतलब मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट्स। संवेदी इनपुट लेना, मांसपेशियों को कमांड भेजना, सिग्नल प्रोसेस करना, यही सब। बिल्कुल। और पारंपरिक रूप से हम जानते हैं कि न्यूरॉन सिनैप्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स एक गैप को पार करते हैं। लेकिन ये जो नई खोज है डीएनटीज की, ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये बताती है कि न्यूरॉन्स इन पतली ट्यूब से सीधे भी जुड़ सकते हैं। सीधे मतलब बिना किसी गैप के? हाँ, सीधे। इससे न सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल सीधे ट्रांसफर हो सकते हैं, बल्कि प्रोटीन्स भी, वो भी एक न्यूरॉन से दूसरे में जा सकते हैं। प्रोटीन्स भी? अच्छा, तो क्या इसका कोई कनेक्शन बीमारियों से भी हो सकता है? हाँ, यहीं पर यह खोज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टडी में पाया गया है कि अल्जाइमर रोग से जुड़े प्रोटीन, जैसे कि वो अमाइलॉइड बीटा, हाँ, एमाइलॉइड बीटा जी, वो इन नैनोट्यूब्स के रास्ते एक न्यूरॉन से दूसरे में फैल सकते हैं। ओह, तो ये अल्जाइमर जैसी बीमारियों को समझने में या शायद उनके इलाज में भी मददगार हो सकता है। बिल्कुल। ये एक नया रास्ता खोल सकता है, न सिर्फ बीमारी को समझने का, बल्कि शायद भविष्य में दवा पहुंचाने का भी एक नया तरीका हो सकता है। यूपीएससी के लिए देखें तो जीएस पेपर 3 मतलब साइंस एंड टेक और हेल्थ, उसमें ये काफी अहम हो जाता है। वाकई बहुत दिलचस्प खोज है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट की एक बड़ी पहल पर बात करते हैं। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान यानी एएनआरएफ, इसने हाल ही में सारल नाम का एक टूल लॉन्च किया है। सारल मतलब सरलीकृत और स्वचालित अनुसंधान, प्रवर्धन और शिक्षण। जी, और एएनआरएफ के बारे में थोड़ा और बताऊं तो इसकी स्थापना एएनआरएफ एक्ट 2023 के तहत हुई है, डीएसटी के अंदर। इसने सर्ब मतलब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को अपने में समाहित कर लिया है। अच्छा, सर्ब अब एएनआरएफ का हिस्सा है? हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे देश में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च संस्थानों में आरएमडी को बढ़ावा देना, एक इनोवेशन कल्चर बनाना। ये नीप 2020 के विजन के साथ भी जुड़ता है, रिसर्च को एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना। इसका बजट कितना है? फंडिंग कैसे होगी? 2023 से 28 के लिए लक्ष्य है 50,000 करोड़ रुपए। लेकिन इसमें खास बात है, लगभग 70% फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से आने की उम्मीद जताई जा रही है। 70% प्राइवेट सेक्टर से? ये तो मतलब काफी ज्यादा निर्भरता है। क्या ये रिसर्च की दिशा को प्रभावित कर सकता है? ये एक बहुत जायज सवाल है, और इस मॉडल की सफलता इसी संतुलन पर निर्भर करेगी कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट को साधा जाता है। वैसे एएनआरएफ का विजन काफी बड़ा है। एआई का इस्तेमाल करके दवा खोज, एरोस्पेस, एडवांस मटेरियल, क्लाइमेट स्टडीज, इन सब में क्रांति लाने की बात है। और इसे आरएनडी फंडिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म बनाने का भी प्लान है। सिंगल विंडो, ये तो अच्छा कदम हो सकता है रिसर्चर्स के लिए। और ये सरल टूल क्या करेगा? सार्वल टूल जो है वो एआई का इस्तेमाल करेगा, मुश्किल रिसर्च पेपर्स के आसान सारांश बनाएगा वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर के रूप में, ताकि रिसर्च आम लोगों तक भी पहुंच सके या दूसरे फील्ड्स के लोग भी समझ सके। अच्छा, रिसर्च को एक्सेसिबल बनाना, ये भी जरूरी है। तो ये टॉपिक जीएस पेपर की, एसएनटी, इकोनॉमी और शायद निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, भारत का पूरा आरएनडी इकोसिस्टम और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में। चलिए अब संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। एक दुखद खबर है संगीत जगत से। पद्म विभूषण से सम्मानित और बनारस घराने के पूरब अंग ठुमरी के महान गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का हाल ही में निधन हो गया। हाँ, बहुत बड़ी क्षति है ये भारतीय संगीत के लिए। ठुमरी, जिसे अक्सर भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहते हैं, ये हिंदुस्तानी संगीत का एक सेमी क्लासिकल रूप है। जी, इसकी उत्पत्ति 18वीं सदी में पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ और बनारस में हुई मानी जाती है। सही कहा।
और इसके विषय ज्यादातर प्रेम, विरह, भक्ति होते हैं। राधा कृष्ण के प्रसंग खास तौर पर। भाषा भी ब्रज, अवधी, हिंदी की बोलियां। और ठुमरी की सबसे खास बात क्या है, मतलब शास्त्रीय संगीत से ये कैसे अलग है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर है भाव पर जोर, मतलब इमोशन पर ज्यादा फोकस होता है, राग के नियमों के सख्त पालन से ज्यादा, और गायक को इम्प्रोवाइज करने की, मतलब उसी समय कुछ नया रचने की काफी आजादी होती है। अच्छा, भाव प्रधानता और इम्प्रोवाइजेशन। जी, और इसका कथक नृत्य से भी गहरा नाता है। होरी, कजरी, दादरा, झूला, चैती, इन सब का प्रभाव भी दिखता है इस पर। इसके मुख्य प्रकार हैं पूर्वी ठुमरी, जो बनारस घराने से जुड़ी है, थोड़ी धीमी, ज्यादा भावनात्मक, और दूसरी है पंजाबी ठुमरी, जो पटियाला घराने से जुड़ी है, थोड़ी तेज, ज्यादा ऊर्जावान। और पंडित छन्नू लाल मिश्र जी बनारस घराने के थे। हाँ, और गिरिजा देवी, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी के बाद वो उस परंपरा के शायद सबसे बड़े नाम थे। उनके जाने से पूरब अंग ठुमरी ने वाकई एक महान आवाज खो दी है। ये टॉपिक प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 यानी कला और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। चलिए अब एक अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, सर क्रीक विवाद। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने सर क्रीक क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। सर क्रीक ये गुजरात के कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारिया मुहाना है ना? जी बिल्कुल। ये गुजरात भारत को सिंध पाकिस्तान से अलग करती है और अरब सागर में गिरती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, इसलिए रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। और विवाद किस बात पर है? ये विवाद असल में काफी पुराना है। इसकी जड़ है 1914 का एक बॉम्बे सरकार का प्रस्ताव, जो तब के सिंध प्रांत और कच्छ रियासत के बीच हुआ था। दोनों देश इस प्रस्ताव की व्याख्या अलग अलग करते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि सीमा क्रीक के पूर्वी किनारे पर है, मतलब पूरी क्रीक सिंध प्रांत को मिलनी चाहिए। और भारत का क्या पक्ष है? भारत का कहना है कि सीमा का निर्धारण थैलवेक सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। थैलवेक सिद्धांत यानी कि अगर कोई जलमार्ग नौगम में है तो सीमा उसके बीच की धारा से तय होगी। हाँ बिल्कुल, जो सबसे गहरा चैनल होता है उससे। भारत का तर्क है कि हाई टाइड के दौरान क्रीक नौगम्य होती है, इसलिए ये सिद्धांत लागू होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी से नहीं मानता। पाकिस्तान का प्रतिवाद है कि सर क्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए थैलवेक सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। तो ये व्याख्या का ही झगड़ा है। और ये क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है, सुरक्षा के अलावा? सुरक्षा तो है ही, इसके अलावा मछली पकड़ने के अधिकार और यहाँ तेल और गैस के भंडार होने की भी संभावना है। साथ ही ये समुद्री सीमा और EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के निर्धारण को भी प्रभावित करता है। समझ गया। तो ये काफी जटिल मुद्दा है। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से इसे समझना जरूरी है। हम यहाँ बस दोनों पक्षों के दावे बता रहे हैं, जैसा कि स्रोतों में दिया गया है। जी ठीक है। अब रक्षा क्षेत्र से ही जुड़ी एक और खबर। अभ्यास ड्रोन कवच। भारतीय सेना की पूर्वी कमांड की स्पीयर कोर ने इसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों में आयोजित किया। ITBP भी शामिल थी इसमें। जी हाँ, ये 4 दिन का अभ्यास था और इसका मुख्य फोकस था अगली पीढ़ी के ड्रोन युद्ध के लिए सेना की तैयारी को परखना। मतलब नई ड्रोन टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करना और मल्टी डोमेन वॉरफेयर सिनेरियो में ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लेना। मल्टी डोमेन मतलब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हवा, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सबको मिलाकर युद्ध का जो नया माहौल बन रहा है, उसमें ड्रोन का कैसे प्रभावी इस्तेमाल हो। इसमें ड्रोन से टारगेट का पता लगाना, दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करना, एक्टिव और पैसिव दोनों तरीकों से, और फिर अपने ड्रोन से सटीक हमला करना, इन सब की प्रैक्टिस की गई। तो ये सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि ड्रोन अब सीधे युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। ये अभ्यास दिखाता है कि सेना कैसे मॉडर्न टेक ड्रिवन वॉरफेयर के लिए खुद को तैयार कर रही है। ये जीएस पेपर 3 सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जरूर। अब नदियों की बात करते हैं। इछामती नदी। हाँ। हाल ही में दुर्गा पूजा विसर्जन के समय भारत बांग्लादेश सीमा पर इस नदी के पास सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ये एक सीमा पार नदी है ना? और कुछ हिस्से में दोनों देशों के बीच सीमा भी बनाती है। ये निकलती है माथाभांगा नदी से, जो खुद पद्मा की एक शाखा है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से। फिर ये नदियां और उत्तर 24 परगना जिलों से बहती है, सीमा बनाती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और मिलती कहाँ है जाकर? आखिर में ये हसनाबाद के पास
कालिंदी नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बनगांव के पास ये एक बड़ा ऑक्सबो लेक कॉम्प्लेक्स भी बनाती है। लेकिन इसमें कोई समस्या भी है शायद। हाँ, इसमें गाद भरने मतलब सिल्टेशन की काफी गंभीर समस्या है। इससे सूखे मौसम में पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है और बरसात में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। सिल्टेशन, ये तो कई नदियों की समस्या है, खासकर डेल्टा क्षेत्र में। तो ये जल संसाधन प्रबंधन और सीमा मुद्दे दोनों से जुड़ा है। जीएस पेपर 1 भूगोल और जीएस पेपर 2 आईआर के लिए प्रासंगिक। सही कहा। चलिए अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक चिंताजनक खबर पर आते हैं। एक केमिकल है ट्राइक्लोरोएथिलीन यानी TCE। एक नई स्टडी कह रही है कि इसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से पार्किंसंस रोग का खतरा बढ़ सकता है। ये TCE क्या है? TCE एक औद्योगिक विलायक है, मतलब सॉल्वेंट। ये रंगीन तरल होता है और प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, इसे बनाया जाता है। इसका मुख्य इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट बनाने में और धातुओं की सतह से ग्रीज वगैरह हटाने के लिए, जिसे डीग्रीजिंग कहते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल यूज है। क्या ये आम लोगों के संपर्क में भी आता है? हाँ, यही चिंता की बात है। ये कुछ घरेलू उत्पादों में भी पाया जाता है, जैसे कुछ तरह के क्लीनिंग वाइप्स, एरोसोल स्प्रे क्लीनर, टूल क्लीनर, पेंट रिमूवर, स्प्रे वाले एडहेसिव मतलब गोंद, और कालीन क्लीनर या स्पॉट रिमूवर में। अरे, ये तो काफी आम चीजों में है। जी, और ड्राई क्लीनर भी इसे दाग हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग हवा, पानी या मिट्टी के जरिए इसके संपर्क में आ सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां इसका उत्पादन या इस्तेमाल होता है। ये पर्यावरण में आसानी से खत्म नहीं होता, बना रहता है और मिट्टी से रिसकर भूजल तक भी पहुंच सकता है। और स्वास्थ्य पर इसके क्या असर बताए गए हैं पार्किंसंस के अलावा? लंबे समय तक संपर्क से लिवर की समस्याएं हो सकती हैं और लिवर या किडनी के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इसमें जीनोटॉक्सिक यानी DNA को नुकसान पहुंचाने की और इम्यूनोटॉक्सिक यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर करने की क्षमता भी है। कुछ स्टडीज इसे टेराटोजन भी मानती हैं, मतलब ये भ्रूण के विकास में बाधा डाल सकता है, और इसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, बांझपन और हृदय संबंधी जन्मजात विकृतियों से भी जोड़ा जा रहा है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर है। मतलब औद्योगिक रसायनों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा है ये। जीएस पेपर 3 पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए इसे नोट करना होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमें औद्योगिक केमिकल्स के इस्तेमाल और उनके असर को लेकर कितना सतर्क रहने की जरूरत है। सही कहा। चलिए अब कृषि क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। एक अच्छी खबर है दालों को लेकर। कैबिनेट ने राष्ट्रीय दलहन मिशन को मंजूरी दे दी है। साथ ही रबी फसलों का MSP भी बढ़ाया गया है। ये मिशन दालों में आत्मनिर्भरता के लिए है ना? जी, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये 6 साल की योजना है, 2025-26 से 2030-31 तक, और इसका कुल बजट करीब 11,440 करोड़ रुपए है। लक्ष्य काफी बड़े रखे गए हैं। 2030-32 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक ले जाना है। अभी ये करीब 242 लाख टन है, यानी लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी का लक्ष्य है। हाँ, और इसके लिए खेती का रकबा भी 242 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा, और उपज मतलब प्रोडक्टिविटी उसे भी 881 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1130 किलोग्राम करने का लक्ष्य है। ये होगा कैसे? क्या रणनीति है? इसे देश के 416 फोकस जिलों में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से लागू किया जाएगा। करीब 1000 नई पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, जिसके लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई बेहतर किस्मों पर जोर रहेगा। ऐसी किस्में जो ज्यादा उपज दें, कीट प्रतिरोधी हों और जलवायु परिवर्तन को भी झेल सकें। और बीज? अच्छी किस्मों के बीज किसानों तक कैसे पहुंचेंगे? बीज रणनीति के तहत करीब 1,26,00,000 क्विंटल सर्टिफाइड बीज किसानों को बांटे जाएंगे। बीज उत्पादन को ट्रैक करने के लिए साथी पोर्टल का इस्तेमाल होगा और लगभग 88 लाख बीज किट किसानों को मुफ्त भी दिए जाएंगे। खास फोकस रहेगा अरहर, उड़द और मसूर पर। ये सब तो उत्पादन बढ़ाने की बात हुई। किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए क्या है इसमें? आपने MSP बढ़ाने का भी जिक्र किया था। हाँ, वो रबी की सभी फसलों के लिए है, लेकिन इस मिशन की खास बात है PM-ASA योजना के तहत खरीद की गारंटी। अरहर, उड़द और मसूर के लिए NAFED और NCCF जैसी सरकारी एजेंसियां अगले 4 साल तक जो किसान इन एजेंसियों के साथ रजिस्टर करेंगे, उनसे 100% उपज खरीदेंगी।
100% खरीद की गारंटी, ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। जी हाँ, ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि किसानों को बाजार का जोखिम कम करके एक निश्चित आय देने की भी कोशिश है। ये खाद्य सुरक्षा, किसान आय और कृषि नीति यानी जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था कृषि के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। अब कृषि के बाद फार्मा और मेडटेक सेक्टर पर आते हैं। सरकार ने पीआरआईपी योजना के तहत फार्मा मेडटेक में रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन मंगाए हैं। पीआरआईपी योजना क्या है? PRIP का मतलब है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। ये योजना पिछले साल अगस्त 2023 में शुरू की गई थी। इसका मकसद है भारत को फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का एक ग्लोबल हब बनाना। इसका कुल बजट 5,000 करोड़ रुपए है। 5,000 करोड़? तो इसमें क्या किया जाएगा? इसके 2 मुख्य घटक हैं। पहला कंपोनेंट ए, जिसमें 700 करोड़ रुपए हैं। इससे देश के 7 मौजूदा निपर्स यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाकर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। और दूसरा घटक? दूसरा कंपोनेंट बी, जो ज्यादा बड़ा है, 4,250 करोड़ रुपए का। इसमें 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत इंडस्ट्री, जिसमें एमएसएमईज और स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, उनको सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर या अकेले ही रिसर्च करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अच्छा, इंडस्ट्री को सीधे फंडिंग मिलेगी रिसर्च के लिए? हाँ, बड़ी कंपनियां 125 करोड़ रुपए तक और स्टार्टअप्स 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग ले सकते हैं 5 साल के लिए, जो माइलस्टोन के आधार पर मिलेगी। और ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं? इनमें शामिल हैं नई दवाएं बनाना, न्यू केमिकल एंटिटीज, न्यू बायोलॉजिकल एंटिटीज, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स यानी पौधों पर आधारित दवाएं, जटिल जेनेरिक दवाएं और बायोसिमिलर, प्रिसिजन मेडिसिन, नए मेडिकल उपकरण, अनाथ दवाएं, ऑर्फन ड्रग्स और खास तौर पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR से निपटने के लिए दवाएं विकसित करना। AMR तो एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है, इस पर फोकस करना जरूरी है। इस योजना का संचालन कौन करेगा? इसके कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है। ये योजना आत्मनिर्भर भारत, देश के इनोवेशन इकोसिस्टम और हेल्थ केयर सेक्टर के विकास के लिए बहुत अहम है। जीएस पेपर 3 S&T इकोनॉमी के लिहाज से महत्वपूर्ण। जरूर। और अब कार्यक्रम के अंत में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर। हिमाचल प्रदेश में हुए ताज़ा सर्वे में 83 हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड्स गिने गए हैं। ये 2021 के 51 के मुकाबले काफी अच्छी बढ़ोतरी है। हाँ, ये वाकई बहुत उत्साहजनक खबर है। ये सर्वे हिमाचल के वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग ने नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF के साथ मिलकर किया है। हिम तेंदुआ, जिसे पहाड़ों का भूत भी कहते हैं, वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल यानी सुभेद्य श्रेणी में है। और भारत में इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? भारत में अनुमानित संख्या 500 से 700 के बीच मानी जाती है। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर भी था। लद्दाख में इसे शीन ए शी नाम दिया गया था। इसके बारे में कुछ खास बातें? ये बाकी बड़ी बिल्लियों से कैसे अलग है? ये मध्यम आकार का होता है। इसका फर धुएं जैसे ग्रे रंग का होता है, जिस पर धब्बे होते हैं, जो इसे बर्फीले माहौल में छिपने में मदद करता है। इसके पंजे बड़े होते हैं, जो स्नो शूज की तरह काम करते हैं। पूंछ लंबी होती है संतुलन और गर्मी के लिए। कान छोटे होते हैं और नाक की कैविटी चौड़ी होती है, ताकि ठंडी हवा अंदर जाने से पहले गर्म हो जाए। अच्छा, ये सब अनुकूलन है इसके माहौल के लिए? जी, और ये दहाड़ नहीं सकता बाकी बड़ी बिल्लियों की तरह। और जेनेटिकली ये तेंदुओं से ज्यादा बाघों के करीब है। इस सर्वे के बारे में कुछ और जानकारी? कैसे किया गया ये सर्वे करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किया गया, जिसमें स्पीति घाटी, किन्नौर, पांगी, लाहौल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जैसे इलाके शामिल थे। 270 से ज्यादा कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। और क्या नतीजे निकले सर्वे से? हिम तेंदुओं की संख्या के अलावा 2 और दिलचस्प चीजें पता चली। एक तो किन्नौर में पैलेस कैट की पहली आधिकारिक पुष्टि हुई, और दूसरी लाहौल में वूली फ्लाइंग स्क्विरल को फिर से खोजा गया, जिसे विलुप्त मान लिया गया था शायद। वाह, ये तो बोनस हो गया।
बिल्कुल, लेकिन सबसे खास और अनोखी बात यह है कि इस बार दुनिया में पहली बार किब्बर गांव की स्थानीय महिलाओं ने डेटा विश्लेषण में सक्रिय रूप से योगदान दिया। सच में स्थानीय महिलाओं ने डेटा एनालिसिस किया? जी हाँ, ये संरक्षण में समुदाय की भागीदारी, खासकर महिलाओं की भागीदारी का एक अभूतपूर्व और बेहतरीन उदाहरण है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश हिम तेंदुओं की आबादी का वैज्ञानिक अनुमान पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसने निगरानी के लिए एक प्रभावी, कम लागत वाला और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकने वाला मॉडल भी स्थापित किया है। ये तो कमाल की बात है। संरक्षण में समुदाय की भागीदारी, खासकर महिलाओं की, ये तो जीएस पेपर 3 पर्यावरण जैव विविधता के लिए शानदार केस स्टडी है। निश्चित रूप से। तो आज हमने काफी विविध विषयों पर बात की। न्यूरोसाइंस में हुई नई खोज से लेकर राष्ट्रीय अनुसंधान की पहल, सांस्कृतिक विरासत, सीमा विवाद, रक्षा तैयारी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के जोखिम, कृषि मिशन, R&D प्रोत्साहन और वन्यजीव संरक्षण की ये उत्साहजनक खबर। यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इन सभी समसामयिक घटनाओं और उनके बीच के कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्वदेशी रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर बढ़ रहा है, जैसे ANNRF और PREP योजनाएं। दूसरी तरफ संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जा रहा है, जैसे हिम तेंदुआ सर्वे में महिलाओं की भागीदारी। तो क्या ये भारत के विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण में किसी व्यापक बदलाव का संकेत है? क्या हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ जमीनी स्तर पर जुड़ाव और समावेशी की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। हम अपने श्रोताओं को इन सभी विषयों पर और गहराई से जानकारी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।